नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया टॉय फेयर 2021 के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गुरु रविदास जयंती के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे सेम सेक्स मैरिज के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एज अ इंपोर्टेड फूड क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो कि रिलेटेड है इंडिया टॉय फेयर 2021। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली 27 फेब को हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया, इंडिया टॉय फेयर की शुरुआत की। ओके, अब सवाल यहां से यह पैदा होता है कि इस फेयर को इनॉग्रेट क्यों किया गया। तो देखिए, इसका जो मेन एम है वो क्या है, टू बूस्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जो आपके खिलौने वगैरह होते हैं, टॉयज वगैरह होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। ठीक है, यहां पर कोशिश की जाएगी कि टॉयज से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, बायर हो सकता है जो टॉयज को बेचेगा, सेलर हो सकता है, ठीक है, एक डिजाइनर हो सकता है जो टॉय को डिजाइन करेगा। इन सारे स्टेक होल्डर्स को कंबाइन किया जाए, एक साथ लेकर आया जाए। ओके, इसके बाद सस्टेनेबल लिंकेजेस वगैरह को क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी इस फेयर के साथ। ऑलराइट, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, जिसका नाम है टॉयकाथून। ठीक है, टॉयकाथून क्या होता है? तो देखिए, यहां पर क्या होता है ना, बहुत सारे जो भी टॉय डेवलपर्स वगैरह होते हैं वो एक साथ आते हैं और अपने टॉयज वगैरह को दिखाते हैं। ठीक है ना, एक प्रकार से ये भी फेयर होता है। ओके, तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, तो जो टॉयकाथून 2021 है इसमें एक चैलेंज वगैरह बनाया गया है ताकि जो इनोवेटिव माइंड्स होते हैं इंडिया के वो क्या कर सकें, वो एक भारतीय सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, कल्चर और मिथोलॉजी या फिर इथोस पर बेस्ड टॉयज को डिजाइन कर सकें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड टॉयकाथून को ऑर्गेनाइज किया जाता है और टॉय फेयर के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है गुरु रविदास जयंती से। क्या कंटेस्ट है? 27 फेब 2021 को हमने गुरु रविदास जयंती को सेलिब्रेट किया है। ठीक है, ये सारी तो बेसिक बातें हो गई। इसके अलावा जो मेन कंटेस्ट है हमारा जो कि गुरु रविदास जी के बारे में, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि गुरु रविदास जी कौन थे। ठीक है, ये क्यों फेमस है। देखिए, हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, भक्ति मूवमेंट के बारे में। ओके, प्लस सूफिज्म को भी हम यहां पर ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट की जब शुरुआत हुई थी इंडिया में, उसी से रिलेटेड है हमारे गुरु रविदास जी। ये कौन थे? तो ये 14th सेंचुरी के एक सेंट थे। ठीक है, एक रिफॉर्मर थे भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना, भक्ति मूवमेंट से ये जुड़े हुए थे। अगर हम इनके बारे में डिस्कस करें तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और ये एक कॉबलर फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि जिनका मेन गोल जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो बूट मेकिंग का होता है। ठीक है, बूट या फिर शू मेकिंग की एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व थे अपने बचपन की इनिशियल डेज में। ठीक है, इसी कारण आप देखेंगे जो आज भी जो कॉबलर कम्युनिटी है वो रविदास जी को काफी अपना आइडल वगैरह मानती है। ऑलराइट, ठीक है, जहां पर भी आप कहीं अगर ऐसे देखेंगे मोची वगैरह की जो शॉप्स वगैरह हैं जो रिपेयरिंग का काम करते हैं शूज की, वहां पर आपको एक फोटो लगी मिल जाएगी गुरु रविदास जी की। ओके, ये फेमस इसलिए हुए थे क्योंकि इन्होंने अपनी जो प्रीचिंग्स वगैरह हैं या फिर जो अपना रिलीजियस पर्सपेक्टिव है उसमें इन्होंने क्या बताया था, ही यूज्ड टू बिलीव इन वन गॉड। मल्टीपल गॉड्स में ये बिलीव नहीं करते थे, ये मानते थे कि गॉड जो है वो एक है, कोई भगवान, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट वगैरह ये सब अलग अलग नहीं है, दीज ऑल आर वन एंटिटी। ठीक है ना, एक गॉड है, सिर्फ एक गॉड है, ये उसमें बिलीव किया करते थे। उसके साथ साथ इन्होंने कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया, इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे और जो ब्राह्मिकल सोसाइटी हुआ करती थी ये उसके भी अगेंस्ट थे। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनसे रिलेटेड है वो ये है कि इनके जो सरमन्स थे या फिर इनकी जो पोएम्स वगैरह थी उसको इंक्लूड किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि क्या है, एक रिलीजियस टेक्स्ट है सिखिज्म का। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके सरमन्स को ऐड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और पूछी जाती है हर बार। ठीक है, मतलब हर बार नहीं, कई बार पूछी गई है। इसके बाद कुछ बेसिक बातें हम भक्ति मूवमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए,
भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी, तो सबसे पहले आपको इसका आंसर देना है तमिलनाडु से, यानी कि सदर्न इंडिया से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है। उसके बाद ही ये क्या करता है, वहां से आगे बढ़ता है और पूरे इंडिया में स्प्रेड होता है। नॉर्थ इंडिया में ये बहुत बाद में आता है। पहले कहां पर शुरुआत हो जाती है भक्ति मूवमेंट की, साउथ इंडिया में, ठीक है। वहां पर उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि साउथ इंडिया में जो ब्राह्मिकल प्रेजेंस हुआ करता था वो काफी कम था, ठीक है ना, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था वहां पर जो हमारी ब्राह्मिकल सोसाइटी हुआ करती थी साउथ में, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड कौन सा था जब भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो 7th से 9th सेंचुरी के बीच में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है। यहाँ पर दो फेमस सेक्ट वगैरह का भी डेवलपमेंट भी होता है। एक का नाम था नारायणास और दूसरे का नाम था अल्वराज, ठीक है। एक जो है वो शिवा के डेवोटी हुआ करते थे, दूसरे विष्णु के डेवोटी हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कोशिश करते हैं, जो जितने भी सेंट्स रहते हैं भक्ति मूवमेंट से, वो क्या कोशिश करते हैं, रिलीजन को ये सिर्फ एक कोल्ड फॉर्मल वर्शिप के तौर पर नहीं देखते हैं, जबकि ये उसको किसके तौर पर देखते हैं, एक लविंग बॉन्ड के बीच में देखते हैं, एक लविंग बॉन्ड की तरह देखते हैं वर्शिपर और वर्शिप्ड के बीच में, यानी कि भगवान और उनको मानने वाले लोगों के बीच में ये एक लविंग बॉन्ड की तरह मानते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो भक्ति मूवमेंट है, इसके पॉपुलराइज होने का एक मेन रीजन जो था, जितने भी सेंट रहते हैं भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, वो क्या करते हैं, अपनी प्रीचिंग्स को, अपनी पोएम्स वगैरह को लोकल लैंग्वेज में देते हैं, ठीक है। जो भी उनकी राइटिंग्स वगैरह का जो वर्क होता है वो भी उनका किस में होता है, लोकल लैंग्वेज में होता है। इसी कारण ये क्या होता है, आम लोगों के बीच में पॉपुलर भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। प्लस संस्कृत जो है वो आज भी काफी टफ लैंग्वेज है और इससे पहले भी बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज मानी जाती थी, ठीक है। इसे क्या बोला जाता था, इसे नोबल क्लास की लैंग्वेज समझा जाता था, ठीक है ना, जो पढ़े लिखों की भाषा है। आज के टाइम पे जैसे इंग्लिश का हम मानते हैं ना कि इंग्लिश तो है जो है वो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, वैसे ही कुछ संस्कृत के बारे में हुआ करता था, काफी टफ लैंग्वेज हुआ करती थी। कॉमन जो मास है उसको समझाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, जो संस्कृत के टफ वर्ड्स हुआ करते थे उनको कन्वर्ट कर देते ईजी लैंग्वेज में, ताकि उनकी ऑडियंस को इसे समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करें, ये फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नन्नादेवा, ठीक है, ये कहां से रिलेटेड है, तो ये मराठी में इन्होंने अपनी प्रीचिंग्स वगैरह को बताया। रिटर्न जो भी इनका वर्क है वो मराठी में रहा। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, इन्होंने अपना सारा काम हिंदी लैंग्वेज में किया, ठीक है। शंकर देवा, इन्होंने असमीज में पॉपुलराइज किया अपने काम को। चैतन्य महाप्रभु या फिर चंडीदास जो थे वो बंगाली में उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, ठीक है। मीराबाई हिंदी में और राजस्थानी में अपने सॉन्ग्स वगैरह को गाती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेम सेक्स मैरिज के बारे में, ठीक है। क्या कंटेस्ट है, क्या हुआ था 2020 में, लास्ट ईयर एक पिटीशन फाइल की गई थी, कहां पर, दिल्ली हाई कोर्ट में। किस चीज से रिलेटेड, कि जो सेम सेक्स मैरिज है, यानी कि दो मेल या फिर दो फीमेल आपस में मैरिज कर सकते हैं, इसको इंक्लूड किया जाए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में प्लस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, ठीक है। इन मैरिजेस को इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो अब उससे रिलेटेड प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है हाई कोर्ट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड रखा है हाई कोर्ट में। उन्होंने क्या बोला है कि सेम सेक्स मैरिज को परमिट नहीं किया जाना चाहिए इंडिया में, ठीक है। इसके पीछे उन्होंने कुछ रीजंस भी दिए हैं, तो हम एक एक करके सेंट्रल गवर्नमेंट के बताए हुए रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट है, ठीक है ना। आप चाहें तो अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हो यहां पर, ओके। तो आप लोग क्या बात करोगे, कमेंट बॉक्स में 2 पॉइंट फेवर में किसके, कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ होनी चाहिए, और 2 पॉइंट इसके अगेंस्ट में कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया में अलाउड नहीं होना चाहिए। दोनों ही पॉइंट आप मुझे बताओगे, ठीक है। चलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर को कोट किया। आपको याद होगा एक बहुत डिबेटेबल सेक्शन हुआ करता था जिसका नाम था सेक्शन 377, ठीक है। इंडियन पीनल कोड का ये सेक्शन हुआ करता था। यहां पर LGBTQ, अब तो ये कम्युनिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है, आगे बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो इसके आगे अब प्लस लगाया जाता है, ठीक है। पहले ये LGBTQ तक ही लिमिटेड हुआ करते थे, ठीक है। अब इसमें असेक्सुअल, सेपियोसेक्सुअल वगैरह ये सारी एक बड़ी सी कम्युनिटी आकर ऐड हो गई है इसमें, ठीक है। तो पहले क्या था, अगर आप गे हैं, लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल हैं, ट्रांसजेंडर हैं या फिर क्वेयर हैं और किसी प्रकार से रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर
केस वगैरह हो सकता है, ठीक है ना, आपको एक क्रिमिनल कंसिडर किया जा सकता था इंडिया में, ठीक है ना, अगर दो गे वगैरह किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में हैं तो वो क्या हो जाएंगे, उनको जेल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इस प्रकार के जो एक्ट वगैरह हैं, जो सेक्शंस वगैरह हैं, अब उन्हें एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का पार्ट नहीं होना चाहिए। इसी कारण सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो लेकिन यहां पर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ना अपनी जजमेंट को बस यहीं तक रोक लिया था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि अब जो दो गे हैं वो ओपनली रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर दो गे आपस में मैरिज कर सकते हैं, ठीक है, दो लेस्बियन आपस में मैरिज कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं बताया गया था, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है तो सेम सेक्स मैरिज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्या आर्ग्यूमेंट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला सोसाइटल मोलैरिटी। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसा एक प्रकार से परमिट नहीं किया जाता है कि दो मैन जो है आपस में आकर रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर मैरिज कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारी सोसाइटी में इसको एज अ टैबू देखा जाता है, ऑलराइट, ठीक है। तो इन टैबू को बस्ट करने की जरूरत है सबसे पहले तो, ओके। और ये काम किसका है, ये काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मतलब कि गवर्नमेंट का है हमारी, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हो सकती हैं। अगर कोई बुरी आदतें हमारी सोसाइटी में हैं या फिर लोगों की जो थिंकिंग है वो गलत है किसी टॉपिक को लेकर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि उन थिंकिंग को दूर किया जाए, ना कि उन थिंकिंग्स को डिफेंड किया जाए, ओके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया, अगला आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया कि जो एग्जिस्टिंग लॉज वगैरह हैं वो किसी भी प्रकार से परमिट नहीं करते हैं हमारी कंट्री में कि दो लेस्बियन, गे, सेक्सुअल बाइजेंडर जो है वो किसी प्रकार से मैरिज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। ना ही फंडामेंटल राइट में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है और ना ही किसी और एक्ट में ऐसा कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, जो सैंक्टिटी है मैरिज की, यानी कि जो मैरिज की पवित्रता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो डिपेंडेंट होती है एक मेल के ऊपर प्लस एक फीमेल के ऊपर, और उसके बाद वो आगे चल के क्या कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, यानी कि बच्चे वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, चिल्ड्रंस वगैरह को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट माना जाता है इंडिया में, ठीक है। लेकिन अगर आप दो मेल हैं या फिर दो फीमेल आपस में शादी कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, एक फैमिली के तौर पर कंसिडर नहीं किए जा सकते। क्यों फैमिली के तौर पर कंसिडर नहीं किया जा सकते, क्योंकि आप चाइल्ड बियर नहीं कर सकते, बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ऑलराइट, ठीक है। तो इसको भी क्या माना जाता है, एक मैरिज कंसिडर नहीं किया जाता है हमारी सोसाइटी में। फिर उसके बाद कुछ लीगल बातें भी बोली सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या बोला, जो राइट टू मैरिज है ये क्या है, ये फंडामेंटल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। याद रखिएगा इस बात को, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर फंडामेंटल राइट में क्लियरली मेंशन नहीं है ये बात, ओके। इसके बाद फिर बहुत सारे जो स्टैट्यूटरी लॉज वगैरह हैं वो डील करते हैं किससे, मैरिजेस से। अगर आपको शादी करनी है तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर रजिस्टर कराना होगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी हैं जो कि बैक्ट करते हैं सेम सेक्स मैरिज को। क्या डिसीजन है, एक एक करके उन सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस डिसीजन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो केस है वो है हमारा सफिन जहान अशोकन केएम केस वर्सेस अशोकन केएम केस, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो मैरिज है इज अ फंडामेंटल राइट। याद रखो यहां पर सेम सेक्स मैरिज के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। क्या बोला है, जो इन जनरल जो मैरिज है वो एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 16 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट और पुट्टा स्वामी केस जो कि किससे रिलेटेड था, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था। इन केसेस में कंसिडर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट, इज अ पर्सनल राइट, और यह आर्टिकल 21 का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यह बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस ऑफ एनी ऑफ देम, ठीक है। आपकी कास्ट, सेक्स, रिलीजन, इन सब के आधार पर आपके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये कौन बोलता है, हमारा आर्टिकल नंबर 16 बोलता है। और आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण उसे उसके फंडामेंटल राइट से वंचित रख रहे हो, जो कि गलत है, ठीक है। उसके बाद राइट टू मैरिज
फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी भी किया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा एक और केस था, वो भी 2018 का केस है, जहां पर नवनीत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर क्या बोला गया था, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, हमारी एलजीबीटी कम्युनिटी है, अब याद रखना ये एलजीबीटी हो गई है, प्लस हो गई है, प्लस में आप बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल ब्रांचेस हो चुकी हैं इसकी भी, ठीक है। यहां पर क्या बोला था कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के राइट से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से डिक्लाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअल प्रेफरेंस। ओके, तो ये भी हमारा केस था। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है, कंक्लूजन क्या दिया जा सकता है, देखिए क्या बोला जा सकता है, एलजीबीटी कम्युनिटी जो है नीड्स एन एंटी डिस्क्रिमिनेशनरी लॉज, ठीक है ना, ऐसे लॉज वगैरह इनके लिए भी बनाए जाने चाहिए। ये जो सेक्शन है ये भी हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन है, ठीक है। अभी अभी लोग ओपन होना थोड़े से स्टार्ट हुए हैं इस चीज़ों को रिलेटेड, अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर प्रेफरेंस वगैरह को बताना लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लोग सामने नहीं आए हैं, तो उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, ऐसे लॉज वगैरह बनाने की ज़रूरत है जो कि उनको और ज़्यादा राइट्स वगैरह दें। इसके साथ साथ हमें क्या करने की ज़रूरत है, एक फुल रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट फंडामेंटल राइट टू मैरिज अ पर्सन्स ओन चॉइस, ठीक है ना, एंड हैज़ टू बी कन्फर्ड ऑन सेम सेक्स कपल इंटेंडिंग टू मैरी। More than 24 countries have legalized same sex marriage act, including USA, ठीक है ना, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज अपने आप को कंसिडर करती हैं उन्होंने क्या किया है, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। अब यहां से एक और डिबेट, चलिए छोड़िए वो डिबेट में हम नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एज इंपोर्टर फूड क्रॉप। क्या कंटेस्ट है, सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं, उसके बाद हम कंटेस्ट डिस्कस करेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को। सबसे पहले तो ये क्रॉप्स होती क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप कोई भी क्रॉप को अपनी फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, आप एक फार्मर हैं, आपने मान लीजिए वीट को ग्रो किया। अब उस टाइम पर क्या होता है, कोई डिजीज वगैरह फैल जाती है, ठीक है, कोई डिजीज वगैरह स्प्रेड हो जाती है जो कि क्या कर रही है, वीट की इस क्रॉप को डैमेज कर रही है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यार मुझे जीएम क्रॉप चाहिए, जीएम वीट क्रॉप चाहिए। जीएम वीट क्रॉप क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये सीड है किसका, वीट का, इसमें ऐसी कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर देंगे जिससे कि ये जो वीट है वो इम्यून हो जाएगा उस डिजीज से, जैसे कि हम वैक्सीनेशन वगैरह देते हैं ना, ठीक है, किसी व्यक्ति को ताकि वो किसी डिजीज से इम्यून हो जाए, वैसे ही क्या किया जाएगा, ये जो वीट का सीड होगा उसके जीन्स में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा और उसको इम्यून बना दिया जाएगा, ठीक है। प्लस क्या किया जा सकता है, इसमें ऐसी चीजें भी ऐड की जा सकती हैं इसी सीड में ताकि इसकी जो ग्रोथ हो वो भी ज्यादा हो, ठीक है ना, इससे हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटी पैदा हो जाए हमारी। ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं ये होती हैं हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। अब कंटेस्ट क्या है, देखिए इससे पहले इंडिया में कोई भी जीएम क्रॉप्स को परमिट नहीं किया जाता था, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स को अपनी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते, अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट केस वगैरह हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1% जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को परमिट कर दिया है। ओके, चलिए फिर उसके बाद इंडिया की फर्स्ट जीएम क्रॉप कौन सी थी, तो आपको अगर पूछा जाए तो वो है आपकी बीटी कॉटन। फर्स्ट जीएम क्रॉप है ये इंडिया की। क्यों इसको परमिट किया गया था, क्योंकि एक डिजीज फैल गई थी जिसका नाम था पिंक बॉलवर्म, इसके कारण जो क्रॉप है वो डैमेज हो जा रही थी, तो इस डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बना के रखने के लिए कॉटन की इस जीएम क्रॉप को परमिट किया गया, बीटी कॉटन को, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्रॉप्स भी हैं, जैसे कि है हमारी HT बीटी कॉटन, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी बीटी ब्रिंजाल। ये क्या करता है, ये भी जो जीन्स वगैरह जो अटैक वगैरह होते हैं फ्रूट्स या फिर शूट बोर्स के, उनसे प्रोटेक्ट करता है। एक होती है हमारी DMH11 मस्टर्ड, ये क्या करता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है ना, जो मस्टर्ड का जो सीड होता है उसको क्रॉस पॉलिनेट किया जाता है। बल्कि अगर हम नेचुरल की बात करें तो जो मस्टर्ड है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, ठीक है, यानी कि खुद से खुद ही पॉलिनेट हो जाएगी ये। लेकिन जो इसका जीएम वर्जन है वो क्या होता है, वो क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, ठीक है। लीगल प्रोविजन की बात कर लेते हैं जीएम क्रॉप से रिलेटेड। अगर आप कहीं पर भी जीएम क्रॉप को ग्रो करोगे तो आपको
सज़ा हो सकती है 5 साल की या फिर 1 लाख का फाइन हो सकता है, ठीक है, अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके अलावा रेगुलेटिंग एजेंसी कौन सी है क्रॉप से रिलेटेड, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेशियल कम्युनिटी, ये जो है ये पूरी तरह से एक नोडल एजेंसी है, वर्क करती है इस चीज़ से रिलेटेड। उसके बाद फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट एंड फूड सेफ्टी वाज आस्क्ड टू टेक ओवर अप्रूवल ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है, तो ये रिसेंटली हुआ है अभी। उम्मीद है आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, ठीक है। सो गाइस दैट वाज दी टुडेज लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।